तो खैर वी वर टॉकिंग अबाउट द पेप्टाइड हार्मोन, द प्रोटीन हार्मोन। देखो मैंने पेप्टाइड हार्मोन के बारे में बताया, दे आर शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड। दे आर शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड। तो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन, एडीएच। उसके अलावा आपके पास क्या एग्जाम्पल आ जाएगी? कैल्सिटोनिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाएंगी पेप्टाइड हार्मोन की। सर प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन जो लार्ज चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर द प्रोटीन हार्मोन्स। एग्जांपल इसकी हमारे पास आ जाती है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन एंड इंसुलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन द पास्ट पेपर, दैट इज इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन और अ प्रोटीन हार्मोन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको क्लियर होना चाहिए कि पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन के अंदर क्या डिफरेंस है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी? बिकॉज इसके अंदर आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखनी है कि एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिससे आपके पास, बल्कि दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनसे आपके पास कुछ हार्मोन्स डिराइव होते हैं। सर वो कौन से हार्मोन्स हैं? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन, दो बड़े इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड हैं। एक का नाम है, अगर मैं यहां लिखूं, एक का नाम है टायरोसिन और एक का नाम है ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब ये जो टायरोसिन है ना, इस टायरोसिन से आगे आपके पास एक हार्मोन बनता है, जिस हार्मोन को जब आप देखोगे तो वो रिलीज होता है थायराइड से। बट कैल्सिटोनिन इज नॉट टायरोसिन डेरिवेटिव। याद रखना, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा कि थायराइड से निकलने वाला T3, थायराइड से निकलने वाला T4, ये टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन डेरिवेटिव होता है। जबकि उसके अलावा हमारे पास अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले हार्मोन है, एड्रीनल मेड्यूला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? कैटिकॉलमीन्स। कैटिकॉल अमीन्स। कैटिकॉलमीन्स ये वो हार्मोन्स है जो आपके पास एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं। एंड इसके अंदर आपके पास आ जाता है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। हार्मोन के पर्सपेक्टिव से मैं ज्यादा अच्छा इसे एड्रीनलीन और नॉर एड्रीनलीन कहूंगा, बट मैं यहाँ पे एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन लिख रहा हूं। ठीक है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हो गया। ये तो टायरोसिन से डेराइव होते हैं। जबकि अगर मैं ट्रिप्टोफेन की बात करूं तो ट्रिप्टोफेन से आपके कौन से अमाइनो, कौन से हार्मोन डेराइव होते हैं? तो आपके पास एक है एम एक है मेलाटोनिन। ये वो मेलानिन नहीं है जो आपका रिलीज होता है मेलानोसाइट से, ये है मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मेलाटोनिन। सो एक हो गया आपके पास मेलाटोनिन। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास और भी कई सारी चीजें होती हैं, बट आप अभी फिलहाल मेलाटोनिन याद रख लो, सही है। मेलाटोनिन हो गया। फिर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन वो हार्मोन्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से रिलीज होते हैं, जो जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन से होते हैं? FSH, LH, HCG, TSH। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, सब पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH। उसके अलावा अगर मैं आपके यहाँ पे नाम लिखूं तो कौन सा हार्मोन होगा भैया? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे आपके आ गए ग्लाइकोप्रोटीन कैटेगरी के अंदर। फिर आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन होता है। स्टीरॉइड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो केमिकली लिपिड होता है, स्टीरॉइड से बना होता है, दैट इज द स्टीरॉइड हार्मोन। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सेक्स हार्मोन, आपके पास जो सेक्स हार्मोन है, यानी कि आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन है, जो ईस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्ट्रॉन है, ये सारे क्या आ गए? स्टीरॉइडल हार्मोन। सही। और सर और कोई एग्जाम्पल होती है स्टीरॉयडल हार्मोन की? यस, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल,
एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, दे आर द स्टीरॉइडल हार्मोन्स। ठीक है, ये हो गई बेसिक क्लासिफिकेशन। सर क्या आप कोई दूसरी क्लासिफिकेशन भी करेंगे? यस, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सर क्या मतलब? देखे भैया, लेट सपोज अब मैं दूसरी जो क्लासिफिकेशन करने वाला हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एमओए का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक को हम कहते हैं ग्रुप वन हार्मोन, दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप टू हार्मोन। सर ये ग्रुप वन हार्मोन और ग्रुप टू हार्मोन क्या है? इनको समझने के लिए आपने ये याद रखना है कि ग्रुप वन हार्मोन जो होते हैं ये लाइपोफिलिक होते हैं। लाइपोफिलिक का मतलब है कि लिपिड से बने होते हैं, लाइपोफिलिक होते हैं, जबकि ग्रुप टू हार्मोन लाइपोफिलिक नहीं होते, ये प्रोटीनियस होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। बट खैर इस बात को अगर ना भी याद रखो तो काफी है, चलो मैं यहां से इसको मिटा भी देता हूं, कोई मसला नहीं है। अब ग्रुप वन क्या है और ग्रुप टू क्या है? लेट सपोज मेरे पास एक सेल है, मैं यहां पे एक सेल बनाता हूं, दिस इज सेल ए। अब इस सेल की जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि एक हार्मोन ऐसा है जो केमिकली लिपिड है। केमिकली लिपिड का मतलब है लिपिड से मिलकर बना है। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन लिपिड सब्सटेंसेस को बेटा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपने एंड पे चेक कर लिया, आवाज क्लियर है। सही है, चलो। अब अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ग्रुप वन हार्मोन वो हार्मोन है जो केमिकली लिपिड का है। तो अब अगर लिपिड हार्मोन की बात करूं, लेट सपोज एक हार्मोन है जो कि एग्जांपल दे देता हूं, चलो एग्जांपल में यहां पे आप याद रख लो, टेस्टोस्टेरॉन है। क्या है भैया? टेस्टोस्टेरॉन है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये केमिकली लिपिड है। अब अगर इसे अपना एक्शन परफॉर्म करना है तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये लिपिड है, और लिपिड आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो क्या इसका रिसेप्टर सेल के बाहर होना चाहिए या सेल के अंदर होना चाहिए? तो आप कहोगे भाई सेल के अंदर जाने में रुकावट क्या है, सेल के अंदर होना चाहिए। यस, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। सर कहां होता है? हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर हो। ठीक है, हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर हो। सर सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर पॉसिबल है? नहीं भैया, ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं। तो अगर एक हार्मोन है जिसका रिसेप्टर सेल के अंदर मौजूद है, ऐसे हार्मोन को आप कैटेगराइज करते हो ग्रुप वन के अंदर। जबकि दूसरा हार्मोन एक वो हार्मोन है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सर क्या लिपिड, अच्छा मैं यहां पे एक और चीज क्लियर कर देता हूं, ये एक सेल है। अब ये ग्रुप टू हार्मोन में एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, लेट सपोज इंसुलिन की। क्या ये केमिकल सब्सटेंस, क्या ये केमिकली ऐसे सब्सटेंस से बना हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके? आप कहोगे नहीं, ये प्रोटीन का मिलकर बना है, केमिकली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका रिसेप्टर सेल के बाहर होना चाहिए, और ऐसा ही होता है कि इसका रिसेप्टर सेल के बाहर होता है। सो सर सवाल ये होता है कि सेल के अंदर किस तरीके से ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए एक अलग कहानी है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पे जो आपका ग्रुप वन हार्मोन है इसका जो रिसेप्टर है वो इंट्रा सेल्यूलर प्रेजेंट है।
ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर मौजूद हो, आया साइटोप्लाज्म के अंदर, आया न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कैटेगराइज इनटू द ग्रुप वन हार्मोन। द सेकंड वन इज द ग्रुप टू हार्मोन, जिसका रिसेप्टर सेल के बाहर है, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रेजेंट है। दैट टाइप ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड द ग्रुप टू हार्मोन। वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं याद रखना। ग्रुप वन वो है जो कि आपके जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर है, ग्रुप टू वो है जिनके सेल रिसेप्टर सेल के बाहर है। सर एग्जांपल आसान जबान में समझा दे, आपके जितने भी सेक्स हार्मोन, आपके जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन के अलावा आपके जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये दो याद रखने आपने, एक तो स्टीरॉयड हार्मोन और दूसरा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, दे बिलोंग्स टू ग्रुप वन हार्मोन। जबकि बाकी जितने हार्मोन हैं वो तमाम के तमाम ग्रुप टू हार्मोन। क्लियर है? आगे बढ़े भैया। एम ओ ए का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है भैया? बोलो भाई। अपने टाइम पे खत्म होगी क्लास। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ग्रुप वन हार्मोन वो हार्मोन है जो कि स्टीरॉयडल है और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, उसके अलावा जिसका भी नाम लोगे वो ग्रुप टू। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। चलो, अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना, मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और वहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखूंगा, तो हो सकता है मैं पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना लिखूं कि किस तरीके से काम करते हैं, मैं एम ओ ए लिख दूं। एम ओ ए। सही है। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप वन हार्मोन्स की। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ग्रुप वन हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप वन हार्मोन। इस ग्रुप वन हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कुछ किताबें नाम देती है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म का। इसको आप मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म भी कहते हो। ठीक है, some book says that it is mobile receptor mechanism। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या कहानी है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो चलो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म पे चलते हैं। सही है, ओके, जस्ट वेट। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, वो पिक्चर ज्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर देगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक पिक्चर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से इस पिक्चर से आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है?
यहां पे आपको नजर ये आ रहा है कि एक लाइपोफिलिक हार्मोन है, एक ग्रुप वन हार्मोन है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन से, भाई जाहिर सी बात है एक लाइपोफिलिक हार्मोन है, तो ये जो लाइपोफिलिक हार्मोन है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो सिंपली क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद अपने रिसेप्टर को सेल के अंदर ढूंढेगा। सर इसका रिसेप्टर कहां होगा? ठीक है, इसका रिसेप्टर आया साइटोप्लाज्म में होगा या आया न्यूक्लियस में होगा? ये देखो, या तो इसका रिसेप्टर ये है साइटोप्लाज्म के अंदर, या इसका रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है साइटोप्लाज्म में या उसमें। तो सिंपली आप क्या लिखोगे कि इसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर है। सर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बाद भी सेल में कहां मौजूद है? तो मैंने आपको बताया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के अलावा अगर आपसे कोई लोकेशन पूछ ली जाए, तो आप कहोगे हो सकता है कि इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो, या हो सकता है कि इसका रिसेप्टर कहां हो भैया, इसका रिसेप्टर आपके न्यूक्लियस में हो, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। अब सवाल ये होता है कि सर साइटोप्लाज्म में है तब क्या होगा, न्यूक्लियस में है तब क्या होगा? लेट सपोज सबसे पहले ये हार्मोन आया, और ये हार्मोन आके बाइंड कर गया, ये इसका रिसेप्टर था, ये हार्मोन बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर के साथ। जैसे ही हार्मोन बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बना, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना, अगर तो ये बना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये न्यूक्लियर पोर के जरिए चला जाएगा अंदर, और अगर तो ये न्यूक्लियस के अंदर बना है, तब भी ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब होगा क्या? अब होगा ये कि सिंपली ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये जाके डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, और डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, उस रीजन को डीएनए का कहलाता है हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट। सर व्हाट इज हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट? डीएनए का वो सेगमेंट सेगमेंट जहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, और वहां पे बाइंड करने के बाद वो mRNA बनाना शुरू करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। दिस इज कॉल्ड द हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट। लेट सपोज ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म से आया न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में बाइंड कर गया इस स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए के ऊपर। अब इस स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए ने क्या स्टार्ट की? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की। क्या बना? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए गया आपके बाहर साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम की मदद से इसने क्या बना लिया? प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप वन हार्मोन। इस मैकेनिज्म से कौन काम करेंगे? तो मैंने आपको बताया स्टीरॉयड हार्मोन एंड अमाइनो एसिड डेराइवेटिव हार्मोन। सर अमाइनो एसिड डेराइवेटिव की एग्जांपल दे सकते हैं? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि टायरोसिन कौन से मैकेनिज्म से काम करेगा, तो आप क्या कहोगे? बोलो भैया। ग्रुप वन, शाबाश। नॉट टायरोसिन, थायराइड। Now we are going to talk about the mechanism of action of group 2 hormone, and the mechanism of action of group 2 hormone is known as the fixed membrane receptor mechanism. इसे आप कहते हो फिक्स्ड, कुछ किताबें इसे नाम देती हैं फिक्स्ड membrane receptor mechanism.
सर ये फिक्स्ड और मोबाइल का क्या चक्कर था? देखो अभी हमने ग्रुप वन में देखा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर गया डीएनए के ऊपर, यानी कि ये रिसेप्टर मोबाइल है, मूव करता है। जबकि ग्रुप टू का जो रिसेप्टर है ना वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो मूव नहीं करता। दैट इज द फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल। अब सवाल ये होता है कि सर ये किस तरीके से काम करता है? देखो दिस इज वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सबसे आसान मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये दिस इज द फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। सर क्या मतलब? देखो, वो हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, अगेन कह रहा हूं, वो हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनका रिसेप्टर होगा बाहर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। वाई? इसका रिसेप्टर फिक्स है। अब जैसे ही रिसेप्टर पे आपका बाइंड किया हार्मोन, लेट सपोज दिस इज द रिसेप्टर, और इस पे बाइंड किया हार्मोन, तो ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया भैया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, HR कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये HR, ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है बट स्टिल मैं लिख देता हूं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, अब सवाल ये होता है ये अंदर मैकेनिज्म कैसे करेगा? देखो, किसी भी चीज का मैकेनिज्म करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। डीएनए से मैकेनिज्म करने के लिए आप क्या बनाते हो? जाहिर सी बात है, आप जो है वो mRNA बनाते हैं, mRNA से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन आया एंजाइम की तरह काम करता है, आया प्रोटीन की तरह काम करता है, वो डिफरेंट मैकेनिज्म है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। जैसे ही हार्मोन के साथ ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, अब होगा क्या कि ये अंदर तो आ नहीं सकता, तो ये अंदर आ नहीं सकता, तो अब इसे अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए इसे क्या चाहिए होगा? उसके लिए एक और मैसेंजर चाहिए होगा। उसके लिए इसे एक और मैसेंजर चाहिए होगा जो अंदर इसका पैगाम लेकर आए। भाई लेट सपोज इंसुलिन, इंसुलिन किसका पैगाम लेकर आ रहा है? पेनक्रियास का। तो इंसुलिन इज द प्राइमरी हार्मोन, इंसुलिन इज द प्राइमरी मैसेंजर, बट वो मैसेंजर दरवाजा क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके घर पे आपका पार्सल आए और आप घर पे अंदर बैठे हो, आप घर से निकल नहीं सकते, तो आपकी अम्मा जान जो है वो पार्सल रिसीव करती हैं। जब आपकी अम्मा जान आपका पार्सल रिसीव करती हैं, तो अब डाकिया जो पोस्टमैन आया है वो डायरेक्ट घर में आके आपको पार्सल नहीं दे सकता, वो आपकी अम्मा को पार्सल देगा, आपकी अम्मा फिर आप तक पार्सल पहुंचाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर अंदर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो यहां पे कुछ और केमिकल मौजूद है जिसे आप सेकेंडरी मैसेंजर कहोगे, और ये सेकेंडरी मैसेंजर अंदर पैगाम लेकर जाएगा इस हार्मोन का। And that secondary messenger may vary from one type to another type. Let's suppose मैं बात करता हूं एक सेकेंडरी मैसेंजर की जिसका नाम है साइक्लिक AMP। अब होगा क्या? जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज। ये जो एडेनाइल साइक्लेज है ना, ये सेल के अंदर मौजूद एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, और ये साइक्लिक एएमपी फिर आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब यहां पे आपको क्या दिखाया हुआ है, ये थोड़ी सी एडवांस डायग्राम है बट सुन लो। देखो यहां पे आपके पास मौजूद है रिसेप्टर, इस पे हार्मोन बाइंड किया, यहां पे था GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये गुआनो
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो अल्फा सब यूनिट है, ये जैसे ही जाके लगा आपके एडेनाइल साइक्लेज पे, इस एडेनाइल साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ना, ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन में फॉस्फेट ऐड करवाएगा, और जैसे ही ये डिफरेंट प्रोटीन में फॉस्फेट ऐड करवाएगा, जिसे आप कहते हो फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन में क्या ऐड करवाया जा रहा है, फॉस्फेट ऐड करवाया जा रहा है। ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन सेल का फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? बोलो भैया। मजा आ रहा है? इज इट क्लियर? मैं यहां पे बना भी देता हूं। चलो मैं यहां बनाता हूं। लेट सपोज, फिर सुनो, लेट सपोज दिस इज द रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे यहां पे लगा हुआ है जीटीपी। ये है जीटीपी का अल्फा सब यूनिट, ये है जीटीपी का बीटा सब यूनिट, ये है जीटीपी का गैमा सब यूनिट। यानी कि जीटीपी के तीन पार्ट होते हैं, अल्फा पार्ट, बीटा पार्ट, गैमा पार्ट। अब जैसे ही हार्मोन इस रिसेप्टर पे लगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये जीटीपी का अल्फा सब यूनिट निकला, और इसी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद, बराबर में मौजूद एक एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड कर गया, जिस एंजाइम का नाम है एडेनाइल साइक्लेस। जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट एडेनाइल साइक्लेस से बाइंड किया, इस एडेनाइल साइक्लेस ने फौरन ही एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा, एक प्रोटीन को क्या करेगा भैया, एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट, प्रोटीन के अंदर क्या ऐड कर देगा भाई, प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट ऐड कर देगा। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है ना, फिर ये अपना सेल का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आपने इतना लंबी कहानी याद नहीं रखनी, तो आप बस इतना याद रख लो कि सेकेंडरी मैसेंजर मैकेनिज्म से ये काम हो रहा है। यहां पे जो साइक्लिक एएमपी है, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। सर क्या हमेशा साइक्लिक एएमपी होता है? नहीं भैया, हमेशा साइक्लिक एएमपी इज नॉट द सेकेंडरी मैसेंजर। देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, देयर आर सर्टेन अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो नॉर्मली सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। उसके अंदर आपके पास आ जाता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कैल्शियम, उसके अंदर आपके पास आ जाता है डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये आपने याद नहीं रखना, आपने जो याद रखना है वो मैंने आपको बता। क्लियर है? सर सवाल ये होता है कि ग्रुप टू हार्मोन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी है ना, एटीपी, इसी तरीके से इसी तरीके से गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी है। क्योंकि बेटा अल्फा सब यूनिट के लिए ही आपके पास जगह मौजूद है। जो एडिनाइल साइक्लेज है ना, वो सिर्फ अल्फा सब यूनिट से ही बाइंड करता है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर बीटा से क्यों नहीं करता, गैमा से क्यों नहीं करता, तो भाई सिंपल सी बात है, उसका कोई जवाब नहीं। सर ग्रुप टू हार्मोन्स कौन से हैं? ग्रुप टू हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो नॉर्मली काम करते हैं अदर देन द इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म। ठीक है भैया, इतना क्लियर है? अब सवाल ये होता है कि सर कौन कौन से एंडोक्राइन हार्मोन्स
एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं, दैट इज द लास्ट थिंग, जिसके बाद हमने अपनी क्लास को एंड करना है कि कौन कौन से एंडोक्राइन हार्मोन्स आपकी बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो भैया सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप सिस्टमैटिक मैनर के अंदर चलो। सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं सबसे पहले सिस्टमैटिक मैनर के ऊपर चलो ना। सबसे पहले आपका क्या है, सर, हेड। इस हेड के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले ब्रेन के अंदर जो आपके पास ग्लैंड्स मौजूद हैं, उनके अंदर सबसे पहला ग्लैंड दैट इज द पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये पाइनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। इसी तरीके से फिर आपके पास हेड रीजन के अंदर क्या मौजूद है, अगर मैं यहां लिखूं, इसे लिख लेता हूं हेड, ठीक है। फिर क्या मौजूद है, नंबर वन हेड रीजन में पाइनियल ग्लैंड मौजूद है। नंबर टू हेड रीजन में आपके पास ब्रेन में मौजूद है हाइपोथैलेमस। फिर उसके हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद है पिट्यूटरी ग्लैंड। सर डायग्राम दिखा दें, अभी दिखा देते हैं। ओके, अब ये आपके पास आ गई है डायग्राम, ठीक है। तो अब आप देखते जाओ और सुनते जाओ, बहुत आसान है। भाई सबसे पहले आपके पास हेड में क्या मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो हेड के अंदर आपके पास क्या मौजूद है भैया। हेड के अंदर आपके पास मौजूद है पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल, ये तीन ग्लैंड्स तो आपके हेड में हो गए भैया। फिर आ जाओ नेक में। नेक में आपके पास, आपकी नेक में सबसे पहले कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। देन थायराइड के बिल्कुल बराबर में मौजूद है पैराथायराइड। थायराइड, पैराथायराइड। उसके अलावा अब आ जाओ, ये हो गया नेक। चेस्ट रीजन में कोई ग्लैंड मौजूद है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यस। चेस्ट रीजन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थाइमस। सो यहां पे थाइमस है। फिर आ जाओ आप एब्डोमिनल रीजन पे। एब्डोमिनल रीजन में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। जैसे अगर मैं एब्डोमिनल रीजन में बात करूं तो एब्डोमिनल रीजन में आपके पास सबसे पहला जो ग्लैंड होगा उसका नाम है लिवर, सॉरी इसका नाम है आपके पास पेनक्रियास। ये मैं मोटे मोटे बता रहा हूं, आपने जो आपने डिटेल में पढ़ने। देन उसके अलावा आपके पास मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड। ये हो गए। उसके अलावा हमारे पास देन ये एब्डोमेन के हो गए। फिर हमारे पास मौजूद है क्या, फिर हमारे पास मौजूद है पेल्विक रीजन में ग्लैंड्स। जो पेल्विक रीजन में ग्लैंड्स मौजूद हैं उसके अंदर आपने याद रखना है गुनेड्स। सर ये गुनेड्स क्या होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर आप पढ़ोगे। बट गुनेड दो तरह के ही हो सकते हैं, मेल में गुनेड अलग होता है, फीमेल में गुनेड अलग होता है, ठीक है। मेल के अंदर जो गुनेड मिलता है दैट इज कॉल्ड द टेस्टिस, एंड द फीमेल गुनेड इज कॉल्ड द ओवरी।
सर इसके अलावा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं? यस, स्टमक भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। सही है। अब जो किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं और किस तरीके से इनका सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं आपके पास, क्या भैया, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द हाइपोथैलेमस, द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद है भाई? थैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस कहाँ है भाई? बहुत बहुत सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे। हाइपो मतलब नीचे। किसके नीचे? थैलेमस के नीचे। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस से कौन से केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनको हमने पढ़ना है। सही है। तो उनको हम पढ़ने के लिए, सही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, अगर मैं यहां पहले हाइपोथैलेमस की डायग्राम ले आऊं। वेट बच्चों। हम्म, चलो हाइपोथैलेमस की डिस्कशन हमने करनी है। तो जल्दी से भैया हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस की डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखना कि हाइपोथैलेमस होगा कहाँ? हाइपोथैलेमस होगा पिट्यूटरी के बिल्कुल ऊपर और थैलेमस के बिल्कुल नीचे। थैलेमस के नीचे हाइपो, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे। याद रखना, हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इंटरेस्टिंग endocrine gland of the body. Sir, why you are saying it is very interesting gland of the body? Because it has dual function. इसका nervous function भी है और इसका chemical function भी है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं, बट द पॉइंट इज कि आप किस तरीके से ये बताएंगे कि आपका हाइपोथैलेमस दो तरह से काम करता है। याद रखना, हाइपोथैलेमस के जो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्या मौजूद है, जो दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक तो नर्वस फंक्शन है और एक आपका एंडोक्राइन फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन है। एक फंक्शन को आप कहते हो वेजिटेटिव फंक्शन। वेजिटेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि ये आपका नर्वस फंक्शन है जिसमें होम्योस्टैसिस आ जाता है। देन द सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन फंक्शन। एंड इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है उस पर हमने डिस्कशन अभी करनी है। सही है। चलो, ये एक बात याद रखना है। अब सवाल ये होगा कि सर हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में। सर ब्रेन इतना बड़ा है, ब्रेन में कहाँ है? तो इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इन द डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, उससे देख लो। रिकॉर्डिंग से भी नहीं होता तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैलेमस के नीचे होता है फोर ब्रेन इन द डायनसेफेलॉन। अब सवाल ये होगा कि सर आपने कहा कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस यहां मौजूद है, बट हाइपोथैलेमस का काम क्या है? देखो मेरी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंड दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, और प्रिसाइजली यू कैन से द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मेरी बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए कुछ किताबें हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहती हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है भैया? मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला आपका हाइपोथैलेमस है। सही। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किस तरीके से काम कर रहा होता है? सही।
हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन नॉर्मली केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहे होते हैं, बट बिफोर दैट याद रखना, हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन दो ही कैटेगरी के हो सकते हैं। एक को आप कहते हो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स, जो पिट्यूटरी से डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिलीज करवाएंगे। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स। और दूसरे होते हैं हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग फैक्टर्स। अब रिलीजिंग फैक्टर्स क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन को सिक्रीट करवाएंगे। और इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। इन्हें आप फैक्टर्स भी कह सकते हो, हार्मोन्स भी कह सकते हो। सवाल ये होता है कि सर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल के पिट्यूटरी में जाएगा कैसे? उसके लिए आपकी बॉडी में एक बहुत जबरदस्त किस्म का पोर्टल सिस्टम होता है, जिस पोर्टल सिस्टम को बच्चों कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है क्या, उसके लिए हम एक पिक्चर ले लेते हैं और पिक्चर के जरिए हम सारी कहानी को समझ लेते हैं। अब हमारे पास जो पिक्चर है, ये पिक्चर मौजूद है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की। अब सर ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है? पहले तो हमें ये बताइए कि पोर्टल सिस्टम क्या है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि भाई लेट सपोज ये एक आर्टरी है, आर्टरी आगे जाके ओपन हुई आर्टीरियोल के अंदर, आर्टीरियोल आगे जाके ओपन हुआ कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी आगे जाके ओपन हो गई वेन के वेन्यूल के अंदर, और वेन अल्टीमेटली एंटर हो गई किसके अंदर? बोलो भैया। वेन के अंदर। भाई आपने ये पढ़ा होगा ना कि आपके पास लेट सपोज एक आर्टरी है, ये आर्टरी आगे आई, आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हुई, आर्टीरियोल आगे आके डिवाइड हुआ वेन कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज आगे आगे ओपन हो गई वेन्यूल के अंदर, और वेन्यूल खुल गया वेन के अंदर। वेट 2 मिनट। ठीक है, मतलब इसी तरीके से आप पढ़ते हो ना। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई ये वाला पार्ट क्या होता है? टिश्यू के अंदर होता है। दिस इज इनसाइड द टिश्यू। टिश्यू के अंदर। चलो, अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक आर्टरी आती है। ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है आर्टीरियोल और कैपिलरी के अंदर, टिश्यू के अंदर। एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर ये गई और डिवाइड हो गई आर्टीरियोल और कैपिलरीज के अंदर। अब आगे इस कैपिलरी से बनी वेन, और नॉर्मली ये होना चाहिए कि ये वेन चली जाए आपके हार्ट में, बट ये हार्ट में जाने से पहले एक दूसरे ऑर्गन में एंटर करती है, और एक दूसरे ऑर्गन में एंटर करने के बाद ये वेन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वेन दोबारा डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? एक सेकंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरी के अंदर। यानी कि एक ऑर्गन के अंदर, एक ऑर्गन के अंदर ये पहले ही
पहले ही एक ऑर्गन से ये ब्लड लेकर आ रही है और दूसरे ऑर्गन के अंदर ये फिर कैपिलरी के नेटवर्क में डिवाइड हो गई और फिर अल्टीमेटली ये फिर कैपिलरी का नेटवर्क आगे जाके दोबारा वेन में कन्वर्ट हुआ और फिर इस वेन से ब्लड गया हार्ट के अंदर। यानी कि आसान जबान के अंदर दिस इज ऑर्गन नंबर 1, दिस इज ऑर्गन नंबर 2। ऑर्गन नंबर 1 में एक आर्टरी आई, वो आर्टरी टिश्यू के अंदर गई, आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हुई, आर्टीरियोल वेन के कैपिलरी के अंदर डिवाइड हुआ, कैपिलरी वेन्यूल के अंदर डिवाइड हुआ, वेन्यूल वेन के अंदर डिवाइड हुआ। उसूली तौर पे इस वेन को जाके एंटर कर जाना चाहिए हार्ट के अंदर, वो इनडायरेक्टली जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो, बट ये डायरेक्टली हार्ट के अंदर एंटर नहीं करती, बल्कि एक दूसरे ऑर्गन के अंदर जाती है, वहां पे जाके ये डिवाइड होती है कैपिलरी के अंदर, और दोबारा एक कैपिलरी के अंदर ऑर्गन 2 के अंदर जाके दोबारा एक कैपिलरी में डिवाइड होती है, और फिर ये कैपिलरी आगे जाके एक वेन बनाती है, और फिर ये वेन जाके ड्रेन होती है किसके अंदर? बोलो भैया, जल्दी बोलो। फिर ये वेन जाके ड्रेन होती है आपके हार्ट के अंदर। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या सर ये हमारे सिलेबस में है? आप अपने बोर्ड की किताब खोलो, और जब आप अपने बोर्ड की किताब खोलोगे ना, तो डायरेक्टली आपको कहीं भी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। चाहे आप बलूचिस्तान बोर्ड के हो, चाहे आप सिंध बोर्ड के हो, चाहे आप केपी बोर्ड के हो, कहीं भी आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। अगर आप जो है वो इसको देखना चाहते हो, तो मैं आपको सिंध बोर्ड का पेज नंबर बता देता हूं। सिंध बोर्ड का पेज नंबर है 107, उसके अंदर वेनस प्लेक्सिस नाम की कोई चीज लिखी हुई है, उसको आप देख लेना। ये मैं आपकी डायग्राम से क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूं। सो बच्चे ये बड़ा बड़ा वावेला उठाते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा यही तो आपसे खेलते हैं। फिर आप कहते हो सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्या करें, कैसे करें? ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। समझ में आ रहा है बच्चों? इज इट क्लियर? पोर्टल सिस्टम आपकी बॉडी में दो ही जगह मिलता है। एक मैंने आपको बताया, एक पोर्टल सिस्टम आपको मिलता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान। इस पोर्टल सिस्टम को आप कहते हो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल, नॉट पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को आप हाइपोफाइजियल भी हाइपोफाइसिस भी कहते हो। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल सिस्टम आपको और मिलता है। वो कहां मिलता है भैया? बोलो मेरे साथ। आई वॉन्ट योर आंसर बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ भैया, एक और पोर्टल सिस्टम कहां मिलता है? जवाब दो। किडनी में? नहीं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पोर्टल सिस्टम। सर ये पोर्टल सिस्टम क्या हमने पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है भाई, यही तो आपसे आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट। मैं आपको पहले दिन से एक बात कर रहा हूं कि बच्चा डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट इग्नोर डायग्राम। डायग्राम को इग्नोर नहीं करो, ठीक है? अगर तुम डायग्राम को इग्नोर करोगे, तो एग्जाम में तुम्हें वैसे ही इग्नोर किया जाएगा जैसे उसने तुम्हें इग्नोर किया था। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? यहां पे लेते हैं हम नमाज का ब्रेक, ठीक है? एंड वी आर गोइंग बच्चों। देखो भाई, अगर मैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की बात करूं, तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस की जो भी सिक्रीशंस होती हैं, वो पिट्यूटरी तक आती हैं बाय द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम।
अब ये देखो, ये एक आर्टरी आ रही है हाइपोथैलेमस के अंदर। अब ये आर्टरी आगे आके डिवाइड होती है कैपिलरी नेटवर्क के अंदर, और इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर जब ये डिवाइड होती है, तो जो भी हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन होती है वो कैपिलरी के पॉइंट पे कहाँ चली जाती है, इस सेल के अंदर चली जाती है, यानी कि सॉरी सेल बोल रहा हूँ, इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। लेट सपोज यहाँ पे कोई केमिकल सिक्रीशन थी, ये इस कैपिलरी के अंदर एंटर हो गई। अब ये कैपिलरी से सिक्रीशन आगे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के जरिए नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करेगी। वहां पे है अगेन कैपिलरी का नेटवर्क, और कैपिलरी के नेटवर्क से निकल के कहां चली जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है हमारे पास, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि भाई जो आपके हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट क्या करता है भाई, हाइपोथैलेमस को ऐसी क्या चीज सिक्रीट करनी है जो पिट्यूटरी तक जानी है, अगेन एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, ये एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है, क्योंकि ब्लड ब्लड के अंदर सिक्रीशन हो रही है। न्यूरो एंडोक्राइन अब हम पढ़ेंगे, तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड न्यूरो एंडोक्राइन, ये फर्क मैं अभी आपको बता रहा हूं। दिस इज द एंडोक्राइन सिक्रीशन, ब्लड में जा रही है। न्यूरो एंडोक्राइन क्या है, वो अगला पार्ट आएगा, सही है। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन सी सिक्रीशंस होती हैं आपकी जो हाइपोथैलेमस की होती है, तो याद रखना हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हॉर्मोन्स को आप कहते हो फैक्टर्स या हॉर्मोन्स। दो तरह के फैक्टर्स या हॉर्मोन्स होते हैं। एक होता है जिसको आप कहते हो रिलीजिंग फैक्टर, या रिलीजिंग हॉर्मोन्स। दूसरा आपके पास होता है इनहिबिटिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। अब सवाल ये होता है कि सर कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं। रिलीजिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करता है जिसका नाम है GHRH। GHRH बोले तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात बहुत सिंपल सी है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी में जाके किसकी सिक्रीशन करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन की। देन द सेकेंड वन इज द TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सर कैसे याद रखें भाई, सबसे पहले आपके पास GHRH, देन TRH थायराइड, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी के पास जाके सिक्रीशन करवाएगा TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फिर आपके पास जो तीसरा रिलीजिंग फैक्टर आता है वो है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, CRF भी कह सकते हो, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जाके पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। देन आपके पास जो लास्ट रिलीजिंग फैक्टर होता है दैट इज GnRH। GnRH बोले तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करवाएगा गोनेडोट्रोफिन। अब सर ये गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन को कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है। इन दो हार्मोन्स का नाम है FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। द सेकेंड वन इज द इनहिबिटिंग फैक्टर्स। इनहिबिटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, जो हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। अब तीन ही आपने नाम याद रखने हैं। द नंबर वन इज द सोमेटोस्टैटिन। स्टैटिन का वर्ड आ रहा है ना, स्टैटिन मतलब रुकना, इनहिबिट करना, तो सोमेटोस्टैटिन ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन किसकी, सोमेटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं।
Somatostatin is inhibiting the release of somatotrophin. This is very simple. देन आपके पास सेकंड जो है वो होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स. केमिकली ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर बाद में डिस्कवर किया गया कि ये डोपामीन ही था जो कि रिलीज हो रहा था हाइपोथैलेमस से, जिसको पहले कहा गया था प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर. बट आप प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ही याद रखोगे, ये रिलीज रोकेगा किसकी? प्रोलैक्टिन की. सोचो, अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ना आए तो क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी. उसकी वजह से क्या बीमारी होगी भाई? क्या कहोगे इस कंडीशन को? जब प्रोलैक्टिन जो है वो बॉडी में बढ़ जाए, इसे कहते हो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया. इसके अंदर नॉर्मली मेल्स में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है. गायनेकोमेस्टिया क्या है वो सब आगे, डोंट वरी. ठीक है. द थर्ड इनहिबिटिंग फैक्टर इज मेलानोसाइट स्टिमुलेट इनहिबिटिंग हार्मोन. ये इनहिबिट करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, किस तरीके से होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इतना भी कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ. सो यू हैव टू नो दैट व्हाट आर द रिलीजिंग फैक्टर्स एंड व्हाट आर द इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस हाइपोथैलेमस एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. हाइपोथैलेमस पे हमने डिस्कशन कर ली. ठीक है. और अब आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिस्कशन हमारी होनी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड. ज्यादा अच्छी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप हाइपोफाइसिस भी कहते हो. इट इज ऑल्सो नोन एज hypophysis. It is also known as master gland. कई नाम है इसके. सर इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? हाइपोफाइसिस एक इसका जेन्युइन नाम है. मास्टर ग्लैंड बिकॉज ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसका आका है, उसका मास्टर है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना. यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं एंड दिस इज वेरी, अब जैसी बन रही है बस देख लेना बच्चों. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट स्टिल. ये आपको नजर आ रहा है हाइपोथैलेमस. इस हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. अब होता क्या है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये स्कल में एक डिप्रेशन होती है उसके अंदर होता है, और इस डिप्रेशन का नाम है सेला टर्शिका. नहीं याद रखोगे कोई मसला नहीं है. सेला टर्सिका. ठीक है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड को देखता हूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री लोब्स. Let's suppose this is the anterior lobe. This is the anterior part of the pituitary gland. So this is called the anterior pituitary. अच्छा बच्चों, एक बात मैंने यहाँ पे जनरल लिख दी, ये इसको यहाँ पे लिखते हैं. दिस इज थोड़ा सा रॉन्ग. देखो, बेसिकली एंटीरियर लोब को, एंटीरियर पिट्यूटरी को आप मास्टर ग्लैंड कहते हो. पूरे पिट्यूटरी को आप मास्टर ग्लैंड नहीं कह सकते टेक्निकली. सही है, तो इसलिए मैंने वहां से इसको रिमूव कर दिया. देन आपके पास एक होता है पोस्टीरियर लोब. सो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी.
अब इस एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान एक छोटा सा इंटरमीडिएट लोब भी होता है, बट दिस इंटरमीडिएट लोब is normally reduced in the humans and it is developed in other organisms. ठीक है, इंटरमीडिएट। अब सर कुछ किताबें एक और लफ्ज इस्तेमाल करती हैं जिसको आप कहते हो पार्स डिस्टालिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है पार्स डिस्टालिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप कहते हो पार्स नर्वोजा। तो सर इंटरमीडिएट लोब को क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। सर आपकी बात समझ में आ जाती है, बट एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सर ये क्या कहानी है? देखो, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी को मिला के कहा जाता है एडेनो हाइपोफाइसिस। सो पार्स डिस्टालिस प्लस पार्स इंटरमीडिया मिल के क्या कहलाता है भाई? एडेनॉइड। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है भैया? अब सवाल ये होता है कि सर हाइपोथैलेमस के साथ ये जो पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है, ये एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इनफंडिबुलम। जिसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम है। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो हमारे पास बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड की आ, कहानी है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।